हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है हमारे क्रैश कोर्स का डे 3, है ना। टुडे इज डे 3 और आज डेट क्या है भाई? 24 दिसंबर 2022। बस एक दिन बाद जो है क्रिसमस आने वाला है, यानी कि संडे को आज है सैटरडे, है ना। तो मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एज वेल इन एडवांस, है ना। चलिए बेटा, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज तो डे 3 है। व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों थर्मोडायनेमिक्स। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये थर्मल फिजिक्स का, और ये आखिरी चैप्टर है। बस इसके बाद आपका थर्मल फिजिक्स जो है वो खत्म हो जाएगा, है ना। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब है हीट, डायनेमिक्स का मतलब है एक्सचेंज, है ना, फ्लो या फिर एक्सचेंज। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हीट एंड वर्क हम लोग पढ़ते हैं। कभी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, कभी वर्क जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यही सब पढ़ने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ हीट एंड वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, दिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ हीट एंड वर्क, ठीक है बच्चों, है ना। कन्वर्जन ऑफ हीट एंड वर्क होता है। कैसे होता है सर, एग्जाम्पल दो। तो कभी आपने देखा है जो गाड़ियां चलती हैं सड़कों पे, है ना, जिसमें पेट्रोल डीजल डाला जाता है बेटा, वो कैसे काम करती हैं? इंजन के अंदर पेट्रोल या फिर डीजल आप डाल देते हो तो इंजन वर्क करने लग जाता है, और जब इंजन वर्क करने लग जाता है तो वो वर्क डन प्रोड्यूस करता है जो पहियों को घुमा देता है। तो देखो हुआ क्या, आपने फ्यूल डाला तो आपने आग लगाई उसमें, यानी कि हीट प्रोड्यूस हुआ। अब वो हीट वर्क में कन्वर्ट कर देता है इंजन, यानी कि पहियों को घुमाने लग जाता है। तो हो गया ना हीट और वर्क का कन्वर्जन। तो हम लोग अब इतने डिटेल में ऐसा थोड़ी कि गाड़ियों के बारे में पढ़ने लग जाएंगे, आईसी इंजन के बारे में पढ़ने लग जाएंगे। हमारे लिए 12th बेसिस पे, 11th क्लास के बेसिस पे हमें बेसिक्स करने हैं, और जितने भी बेसिक्स करने हैं सारे मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। एक बार फटाफट दिल बना दीजिएगा क्लास में, ठीक है, ताकि जोश मेरे को पता चल जाए कि बहुत ही हाई है, राइट। हाई जोश के साथ बेटा स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स को। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या क्या लॉ होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो बेटा सबसे पहला नाम आता है ज़ेरोथ लॉ। अब ज़ेरोथ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था। हुआ क्या था कि पहले फर्स्ट लॉ बना दिया गया, सेकेंड लॉ बना दिया गया। बाद में पता चला कि इन फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ से भी बेसिक एक लॉ है। अब उसका नाम क्या रखते बताओ? फर्स्ट हो चुका है, सेकेंड हो चुका है, फर्स्ट से भी बेसिक कोई लॉ है, तो फर्स्ट के पहले क्या आता है? जीरो। तो लोगों को नाम रखना पड़ा है ज़ेरोथ लॉ, ठीक है। ये क्या कहता है देखो, ज़ेरोथ लॉ कहता है कि मान लीजिए आपके पास 3 बॉडीज हैं। क्या है आपके पास? 3 बॉडीज हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक बॉडी है सी और यहाँ पे एक बॉडी है ए। दोनों कांटेक्ट में है क्या बेटा? दोनों कांटेक्ट में है क्या? यस। तो बोला गया कि सी और ए थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, कांटेक्ट में है ना। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब? अगर इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस तो इसका भी टेम्परेचर हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दोनों के दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पे होंगे, सी और ए। और अगर मान लो एक और बॉडी है बी जिसके साथ सी फिर से कांटेक्ट में है बी, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि सी और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर सी का टेम्परेचर 25 है तो बी का टेम्परेचर भी 25 होगा, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब आप देखोगे ना तो ए और बी के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, दोनों दूर दूर हैं एक दूसरे से। लेकिन ज़ेरोथ लॉ कहता है कि ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ए एंड बी ऑल्सो आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम दो देर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। देख रहे हो आप कैसे सर, कैसे थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे हुआ बेटा? अगर ये 25 तो ये 25, ये 25 तो ये भी 25, तो 25-25 दोनों ए और बी भी सेम टेम्परेचर पे आ गए, है कि नहीं? तो C इज द कॉमन मीडियम बिटवीन देम, यू कैन से, जो ए और बी को भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे ला देगा, ठीक है। तो ये है आपका ज़ेरोथ लॉ। कितना सिंपल सा लॉ है। इसी पे बेस्ड है पूरा थर्मोमेट्री, यानी कि जो टेम्परेचर कैलकुलेशन होता है वो इसी पे बेस्ड है, थर्मल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है ना। कि आप थर्मोमीटर अपने बॉडी में लगाते हैं तो आपका जो थर्मोमीटर का टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है।
तो ये बिल्कुल ही बेसिक लॉ है ना, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, बट हाँ बताने के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्टफ शुरू हो जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। आइए मैं आपको बताता हूं कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। देखो, मान लो आपके पास कोई सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कुछ गैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। सिस्टम में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर आप कोई हीट ट्रांसफर कराते हो, डी क्यू हीट ट्रांसफर कराते हो, हीट ट्रांसफर, तो वो हीट ट्रांसफर होता है इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये है बेटा फर्स्ट लॉ, याद रखना पड़ेगा, है ना। हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यानी कि जो भी हीट आपने दिया वो दो चीजों में काम आता है, एक तो कुछ वर्क करता है और दूसरा उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देता है। दो काम करता है हीट ट्रांसफर। तो ये फॉर्मूला हमें अच्छे से याद रख लेना है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये वर्क डन निकालते कैसे हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आखिर निकालते कैसे हैं। तो आइए मैं आपको बताऊं। वर्क डन का तो सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, इंटीग्रल पी डीवी, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, इंटीग्रल पी डीवी, ठीक है, इंटीग्रल पी डीवी। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ, मान लो इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा प्रेशर, है ना बेटा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन डीवी। और इंटीग्रेशन डीवी को आप क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए ये V1 है, ये V2 है, V1 से लेके V2 चेंज हो रहा है वॉल्यूम, तो आप इंटीग्रेशन डीवी को लिख सकते हैं V2 माइनस V1, है ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला वर्क डन का, प्रेशर इंटू V2 माइनस V1। लेकिन ये कब है, ये तब है जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाए। एक सेकेंड ना, ये ऑटो जूम कर रहा है, इसको ठीक कर लेते हैं यार थोड़ा। ऑटो जूम क्यों कर रहे हो भाई, ऑटो जूम मत करो भाई, ऑटो जूम बंद। चलो ऑटो जूम को कर दिया मैंने बंद, नहीं करेगा अब। ब्लर हो जाता था ना बीच बीच में, वो ब्लर नहीं होगा अब, है ना। समझ आया, समझ आया। इंटीग्रल पी डी वी इज द फॉर्मूला। लेकिन अगर प्रेशर को बाहर निकाल लिया जाए तो अंदर बचेगा इंटीग्रल डी वी, और इंटीग्रल डी वी इज वॉट, V2 माइनस V1। तो प्रेशर इंटू V2 माइनस V1 इफ प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, बाहर निकाला है इफ प्रेशर इज कांस्टेंट। अदरवाइज सर अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं हुआ तो इंटीग्रल पीडीवी लगाएंगे, ठीक है। अब देखो वर्क डन में दूसरी चीज देखो, मान लो बेटा आपको इधर प्रेशर गिवन है, इधर वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, ऊपर की तरफ प्रेशर है और नीचे की तरफ वॉल्यूम है। तो अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट कर लो ना बच्चों, एरिया कैलकुलेट कर लो तो भी आपको वर्क डन मिल जाता है। प्रेशर इंटू वॉल्यूम डायग्राम का एरिया अगर आप कैलकुलेट कर लें तो भी आपको वर्क डन मिल जाता है। कैसे सर, कैसे सर, कैसे सर? देखो एरिया क्या होगा, पी डी वी, है ना। जैसे y और x में क्या होता है एरिया, y डी एक्स, तो y के जगह पे p और x के जगह पे v, तो y डी एक्स बन गया p डी वी। तो y डी एक्स एरिया होता था, p डी वी भी एरिया होगा। तो p डी वी इज एरिया एंड p डी वी इज वर्क डन, यानी कि एरिया इज वर्क डन। गंगाधर ही शक्तिमान है। एरिया निकालो पीवी ग्राफ का और वर्क डन पाओ। बढ़िया स्कीम है बेटा, है ना, है ना, समझ आ गया। चलो दिल बना दो फटाफट, आगे बढ़े। यस चलिए बहुत बढ़िया, एरिया निकालेंगे वर्क डन मिल जाएगा। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी करवाऊंगा उस पर, है ना, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो बेटा ये हो गया अपना वर्क डन निकालने का तरीका। अब आता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अगर आप गजनी के खानदान से नहीं हैं तो आपको याद होगा कि कल की क्लास में, यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया था, आपको पढ़ाया गया था चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय F/2 NR डेल्टा T। याद है, या गजनी के खानदान से हैं आप लोग? नहीं है ना, गजनी के खानदान से नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना। हाँ, F क्या होता था, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोएटॉमिक हुआ तो 3, डायएटॉमिक हुआ तो 5, पॉलीएटॉमिक हुआ तो 6।
है ना, F/2 NR डेल्टा T, दिस इज द फॉर्मूला। लेकिन यहां पे एक कहावत बिल्कुल सही बैठती है, फॉर्मूला एक रूप अनेक। देखिए मैं आपको इसको अनेक रूप दिखाता हूं इसके, ठीक है, और भी इसके आपको मैं रूप दिखाता हूं। बेटा आपने एक और चीज पढ़ी थी, क्या चीज पढ़ी थी सर? आपने पढ़ा था CV बराबर FR/2, पढ़ा था क्या? हाँ, CV बराबर FR/2। तो सोचो बेटा, ये F हो गया, ये R हो गया, ये 2 हो गया, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? CV लिख सकता हूं। तो पता है डेल्टा U का एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? N तो N है, FR/2 तो CV बन गया डेल्टा T। अरे हाँ, और CV क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है CV, ठीक है। तो NCV डेल्टा T। डन सर, डन सर, डन सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आया, मजा आया, मजा आया। और बताओ सर, और कोई फॉर्मेट है क्या इस फॉर्मूले का? एक और फॉर्मेट है बेटा, देखो आपने पढ़ा है गामा बराबर 1+2/f। ये सब KTG में पढ़ाया है मैंने, हाँ, गजनी मत बन जाना, ये मत बोल देना कि नहीं सर नहीं पढ़ाया, सारा हो चुका है KTG के अंदर। तो गामा बराबर 1+2/f, गामा क्या होता है? रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स, ठीक है, इसको एडियाबैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, वैसे रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स है ये। तो देखो बेटा 2/f बराबर क्या हो जाएगा? गामा-1, सही है ना? तो बताओ F/2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/गामा-1, उल्टा कर दो, F/2 बराबर 1/गामा-1। तो सोचो इस इक्वेशन में F/2 को आप लिख दो 1/गामा-1, ये देखो ना, F/2 को आप लिख दो 1/गामा-1, तो ये क्या बनेगा बेटे? ये बनेगा सर डेल्टा U बराबर NR डेल्टा T तो है ही, अपॉन गामा-1। सही तो बोल रहा हूं? F/2 को लिख दो 1/गामा-1, तो 1/गामा-1 लिखोगे तो NR डेल्टा T तो वैसा ही रह जाएगा, F/2 बन जाएगा 1/गामा-1। तो आज के बाद अगर डेल्टा U आपसे पूछा जाए तो उसके आपके पास 3 फॉर्मूले अवेलेबल हैं, फटाफट दिल बना दीजिए अगर बात समझ में आ गई है तो। F/2 NR डेल्टा T जो आप KTG से पढ़ के आए, NCV डेल्टा T जो आपको अभी अभी मैंने प्रूफ करके बताया क्योंकि CV बराबर FR/2 होता है, और NR डेल्टा T अपॉन गामा-1। क्यों? क्योंकि सर F/2 1/गामा-1 होता है, F/2 क्या होता है? 1/गामा-1 होता है, ठीक है। याद रहेगा तीनों फॉर्मूला? तीनों फॉर्मूला याद रह जाएगा बेटा? करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा भाई। अच्छा सर, ठीक है सर, कर लेंगे सर, ओके सर। एक बात बताओ, अब इसको लास्ट वाले को याद करने की जरूरत नहीं है, NR डेल्टा T का मतलब क्या हुआ? NR डेल्टा T का मतलब हुआ NR T2 - T1, है ना, अपॉन गामा-1 तो है ही। बेटा डेल्टा T का क्या मतलब होता है? T2 - T1। अब सोचो ये क्या हो गया? NR T2 माइनस NR T1। NR जब अंदर जाएगा तो क्या बनाएगा? NR T2 माइनस NR T1। NR T2 क्या हो जाएगा? P2V2। अरे PV बराबर NRT नहीं होता, PV बराबर NRT होता है ना, तो इसीलिए कह रहा हूं NRT2 हो जाएगा P2V2 माइनस NRT1। NRT1 क्या हो जाएगा? P1V1। तो P1V1 अपॉन गामा-1, ऐसा भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला एक, रूप अनेक। ये पहला रूप, ये दूसरा रूप, ये तीसरा रूप और ये चौथा रूप, है ना। 4 रूप हैं इस फॉर्मूले के, और ये है इंटरनल एनर्जी, डन एंड डस्टेड। ठीक है बेटा। अब डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला सूट कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट आप बना सकते हो इस क्वेश्चन को कि आपसे क्या पूछा गया है। डेल्टा यू जब पूछा जाएगा ना, तो डिपेंडिंग ऑन द गिवन वैल्यूज, क्या गिवन है, CV गिवन है क्या, तो NCV डेल्टा T लगा देंगे। F गिवन है क्या, तो FR/2 N डेल्टा T लगा देंगे। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम लोग सॉल्व कर लेंगे।
आओ एक क्वेश्चन कराता हूँ, मजा आएगा, है ना। आ जाओ बेटा, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। ये क्वेश्चन है, बोल रहा था प्रेशर ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, और गामा कितना बेटा मोनोएटॉमिक गैस का, कुछ याद है? गजनी हो तुम लोग, गजनी हो पूरे पूरे हैं। 5/3 यानी कि 1.66। अब याद आया? हाँ, 1.66 यानी कि 5/3 होता है गामा, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। ये सब मैंने पढ़ा है कहाँ पे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर। चलिए एनीवेज, तो प्रेशर इंक्रीजेस फ्रॉम 4 × 10⁵ टू 8 × 10⁵, मतलब कि यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ का जो प्रेशर है वो गिवन है मेरे को 4 × 10⁵, और यहाँ का जो प्रेशर है वो गिवन है 8 × 10⁵। सिमिलरली वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम 0.2 से 0.5, मतलब यहाँ का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ दिस पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ दिस पॉइंट, ये गिवन है 0.2 मीटर क्यूब, है ना। और यहाँ का जो वॉल्यूम है, यहाँ का जो वॉल्यूम है वो गिवन है 0.5 मीटर क्यूब। क्या पूछ रिया है? पूछ रिया है हमसे कि भाई सबसे पहले तो बताओ वर्क डन बाय गैस कितना होगा, फिर बताओ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, यानी कि डेल्टा यू, है ना। अभी अभी सारे फॉर्मूले पढ़े हैं डेल्टा यू के, देखेंगे कौन सा काम आता है यहाँ पे। फिर पूछ रहा है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। ठीक, चलो निकाले एक एक करके। क्या? चलो एक एक करके निकालते हैं बेटा। वर्क डन कैसे निकालोगे सर? वर्क डन तो सिंपल है, एरिया से आ जाएगा, है ना। अच्छा, एरिया ना पूरा नीचे तक लेना होता है। कई बच्चे इसमें क्या नमूनापंती करते हैं कि खाली ये ट्रायंगल का निकाल देते हैं बेटा। ट्रायंगल का आप तब निकालोगे जब एक साइकिल होगा, यहाँ पे ट्रायंगल शेप का साइकिल होगा ऐसा, तब आप ट्रायंगल का निकालोगे। बंद साइकिल होगा तब। ये बंद साइकिल थोड़ी ना है, यहाँ पे तो बस एक प्रोसेस है, दैट्स इट, एक से ज़्यादा प्रोसेस है ही नहीं। तो उस एक प्रोसेस के नीचे का पूरा एरिया निकालना पड़ता है, पूरा एरिया नीचे तक, ठीक है। इस एक प्रोसेस के नीचे का पूरा एरिया निकालेंगे नीचे तक, तो जाके अपने को मिलेगा जो है वर्क डन। तो जो एरिया निकालना है ना वो ये पूरा का पूरा, देखो मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ, ये आपका सारा का सारा एरिया, ठीक है बच्चे, समझ आया? ये पूरा का पूरा एरिया ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ निकालना है अपने को, ठीक है ना। चलो निकालें, आ जाओ। तो आधे लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे पता है? आधे लोग इसको सॉल्व करेंगे कि सर ट्राइंगल का अलग से निकाल लेता हूँ, रेक्टेंगल का अलग से निकाल लेता हूँ, दोनों को जोड़ दूंगा, आ जाएगा। आ जाएगा, तुम्हारा आंसर भी आएगा। लेकिन मेरे पास एक बेहतर सॉल्यूशन है। इस शेप को बोलते हैं बेटा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया होता है, ट्रेपेजियम का एरिया होता है सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई हाइट डिवाइडेड बाई 2। देखो इसका मतलब क्या है ना, क्या दो पैरेलल साइड्स दिख रहे हैं आपको? इसमें दिख रहे होंगे, कहां कहां पे? एक तो ये रहा सर, और एक ये रहा। तो बेटा इनका जो भी लेंथ है उसको जोड़ दो, आप सम कर दो, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। तो देखो ये है कितना, 4 × 10⁵, है ना। और ये कितना बेटा, पूरा पूरा लेंथ कितना है, 8 × 10⁵। जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 + 8 12 × 10⁵। तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स हो गया 12 × 10⁵। इंटू हाइट। हाइट कुछ नहीं है, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी है। पैरेलल साइड्स के बीच की कितनी दूरी है उसको हाइट बोलते हैं। कितनी दूरी है बेटा, यहाँ पे 0.2, यहाँ पे 0.5, तो ये दूरी कितनी हो गई, 0.3, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं? यस सर, 0.3 हो गया दूरी, मास्क है जरूरी। डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई कर दो आप 2। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये 2 6 जा हो जाएगा, राइट। 6 × 0.3 हो जाएगा 1.8। तो आपका आंसर आएगा 1.8 10⁵ जूल। ये है आपका वर्क डन, क्योंकि एरिया से क्या मिलता है, वर्क डन। आ गया क्या सभी का वर्क डन? अब आया नहीं आया मेरे को क्या पता, तुम तो हाँ बोल देते हो। बट एनीवेज है बहुत आसान, ये समझाना चाहता हूं मैं बेटा, है ना, है बहुत ही ज़्यादा इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए।
नेक्स्ट है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। क्या क्या फॉर्मूले हैं मेरे पास? बहुत सारे फॉर्मूले हैं मेरे पास, लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, यहां पे टेम्परेचर गिवन नहीं है। अगर आप सारे फॉर्मूले देखोगे ना डेल्टा यू के, तो पहले वाले में भी टेम्परेचर है, दूसरे वाले में भी टेम्परेचर है, तीसरे वाले में भी टेम्परेचर है, जबकि टेम्परेचर गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन है प्रेशर और वॉल्यूम। तो तुम ही बताओ बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? फोर्थ वाला, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में फोर्थ वाला है ना। तो P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1, ये लगाएंगे अपन, है ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1, तो लगाओ डेल्टा U बराबर P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1 लगाओ, ठीक है। P2 कितना है, प्रेशर कितना है फाइनल वाला, 8 इंटू 10 की पावर 5, और V2 कितना है 0.5, मल्टीप्लाई कर दो तो 8 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 0.5 हो गया, माइनस P1 कितना है, P1 पहला प्रेशर 4 इंटू 10 की पावर 5, और V1 कितना है बेटा 0.2, तो आप लिखेंगे 4 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, और गामा कितना है, गामा मोनोटॉमिक गैस का गामा रे बाबा 5/3, तो 5/3 माइनस 1 कर दो। इसको यद्यपि आप सॉल्व करते हैं तथापि आपका आंसर आएगा 4.8 10 की पावर 5। ये देखो वही करना है जो मैंने लिखा है, बस वही करना है, ठीक है। P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1, वही है, सेम चीज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4.8 इंटू 10 की पावर में 5, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे, सॉल्व करते ही मिलेगा 4.8 इंटू 10 की पावर में 5 जूल। निकालना आ गया इंटरनल एनर्जी का चेंज। तो यार क्या गिवन है उस पर डिपेंड करता है कि आप डेल्टा यू का कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे। वैसे तो चारों इक्वेशन सेम चीज है, एक ही इक्वेशन से सबका जन्म हुआ है, लेकिन गिवन वैल्यूज के हिसाब से आप किसी भी फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 फॉर्मेट हैं आपके पास, है ना। डेल्टा यू के इक्वेशन के 4 फॉर्मेट हैं बेटा आपके पास, कोई सा भी यूज करो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो वर्क डन आ गया, है ना। वर्क डन कितना आया था 1.8 10 की पावर 5, ठीक। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आ गया 4.8 इंटू 10 की पावर 5। अब आता है बेटा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। हाँ, ये कैसे निकलेगा सर, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड कैसे निकलेगा सर? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, हीट ट्रांसफर बराबर वर्क डन प्लस डेल्टा यू। अरे ये तो आसान है, अरे ये तो बहुत आसान है सर। वर्क डन तो मेरे को पता है 1.8 10 की पावर 5, हीट ट्रांसफर भी मेरे को पता है, मतलब सॉरी डेल्टा यू भी मेरे को पता है 4.8 इंटू 10 की पावर 5। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं मेरा आंसर आ जाएगा। क्या कहते हो भाई, है ना। इन दोनों को आप जोड़ दो आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 4.8 और 18, मतलब 48 और 18, तो 48 और 10 58, 58 और 8 66, है ना। 6.6 आ रहा है क्या बच्चों? ये 6.6 आ जाएगा, 6.6। तो ये हो जाएगा आपका 6.6 10 की पावर में 5 जूल। दिस इज द हीट ट्रांसफर। फटाफट दिल बनाइए, क्योंकि आपको मैंने एक बढ़िया सा क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाया, जहाँ पे हमने वर्क डन भी निकाला एरिया के थ्रू, है ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी निकाला इसका फॉर्मूला लगा के, है ना। डेल्टा यू भी निकाला, और लास्ट में हमने जो है डी क्यू यानी कि हीट ट्रांसफर भी निकाल के आपको बताया, ठीक है जी। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है, लाइक कर दीजिए सेशन को, अगर नहीं किया अभी तक लाइक तो फटाफट लाइक कर दीजिए, है ना। और कमेंट करके बताइएगा कि कितना मज़ा आया है पढ़ने में, ठीक है। चलें फिर आगे बढ़ें, है ना। शैल वी मूव अहेड, शैल वी प्रोसीड, यस। चलो जी आ जाओ। अब याद है मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था वर्क डन का, P डेल्टा वी, P इंटू V2 माइनस V1। उस पर देखो क्या सवाल आया है, देखो 1 ग्राम वाटर, वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे है वो।
कन्वर्टेड इनटू स्टीम, पानी को किस में बदल दिया? स्टीम में। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है बेटा। एट सेम टेम्परेचर अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि प्रेशर जो है वो सेम है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक, कितना है? 1 इंटू 10 की पावर में 5, इतना प्रेशर रखा गया है। ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ स्टीम इक्वल्स 1671 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि पहले कितना था वॉल्यूम? 1 सेंटीमीटर क्यूब, बाद में कितना हो गया? 1671 सेंटीमीटर क्यूब। पहले एक बात बताओ, सारी चीजें अगर छोड़ दी जाए, क्या आप वर्क डन निकाल सकते हो? वर्क डन निकाल सकते हो? बताओ। अरे बिल्कुल निकाल सकते हो वर्क डन यार। PV2 माइनस V1। गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं, सही बोल रहा हूं बिल्कुल। प्रेशर कितना है बताओ? प्रेशर है 10 की पावर में 5, दिख रहा है? ये देखो 10 की पावर में 5 दिख रहा होगा। V2 कितना है? वॉल्यूम 2 कितना है? 1671 माइनस वॉल्यूम 1 कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखो इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम 1671 और 1, तो 1671 माइनस 1। लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में है। हमको क्या है, एसआई यूनिट क्या रखना है वॉल्यूम का? मीटर क्यूब। तो बेटा कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 10 की पावर कितना? देखो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 की पावर -2 करते हैं, लेकिन यहां पे तो क्यूब है तो 10 की पावर में -6 करेंगे। चमका? सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 की पावर -2 किया जाता है, -2, जबकि यहां पे तो क्यूब है ना, तो -2 का क्यूब -6 बन जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दो तो ये बनेगा 10 की पावर 1 या -1 है ना, 5 है और -6 है तो -1 बनेगा, और ये बनेगा 1670, तो 167 जूल आ रहा है वर्क डन। अरे आ रहा है ना मोनो, है ना? कोई बड़ी बात? कोई बड़ी बात नहीं है ना? आसान है ना? बहुत आसान है सर। P इंटू V2 माइनस V1 कर दिया सर, बहुत आसान है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, यहां तक पढ़ लिया था हमने, है ना? अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है? इफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 2256 जूल पर ग्राम। बेटा पर ग्राम में स्पेसिफिक लेटेंट हीट गिवन है, तो बताओ तो हीट ट्रांसफर कैसे निकालते हैं? M इंटू एल। कुछ याद आया? कैलोरीमेट्री। लेटेंट हीट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला M इंटू एल, मास इंटू लेटेंट हीट। मास कितना है? 1 ग्राम। स्पेसिफिक लेटेंट हीट कितना है? 2256, तो पता है हीट ट्रांसफर कितना आ जाएगा? 2256 जूल। कुछ नहीं करना है इसमें मास से मल्टीप्लाई कर देना है बस। ये जो 2256 आपका लिखा हुआ है ना, उसमें आपको मास से मल्टीप्लाई कर देना है, और मास है 1 ग्राम, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू मिल जाएगी 2256 जूल। तो हीट आ गया 2256, वर्क आ गया 167। पूछ क्या रहा है? इंटरनल एनर्जी। कैसे निकालोगे? फर्स्ट लॉ क्या कहता है सर? फर्स्ट लॉ कहता है dq बराबर dw प्लस डेल्टा u। तो देखो dq कितना? 2256 बराबर dw कितना? 167 प्लस डेल्टा u। सॉल्व कर लो, जब आप पक्षांतर कर देंगे डेल्टा u आ जाएगा 2089। सॉल्व कर लो बेटा, इसको इधर ले जाओ और घटा दो, है ना? तो 2256 माइनस 167 करोगे 2089 आपका आंसर आ जाएगा, एंड दैट इज योर डेल्टा यू। ठीक है जी, दैट इज योर डेल्टा यू। खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है बेटा, यस, डन एंड डस्टेड है। फर्स्ट लॉ लगाना आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना आ गया, वर्क डन आ गया, हीट ट्रांसफर आ गया, हो गया। लेकिन अभी जो चीज बची है वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखो यार, एक गाना सुना होगा तुमने, प्यार दो प्यार लो, सुना है ना? सुना है, मेरे को पता है। यहां पे वो गाना क्या है पता है? हीट लो वर्क दो, ऐसा बोलते हैं हम लोग साइकिल को,
ऐसा हम लोग बोलते हैं सिस्टम को। मान लो कोई सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है, तो हम इसको बोलते हैं बेटा तू हमसे हीट ले ले, हीट लो, हीट ले ले हमसे, ले हीट हमने तेरे को दिया, बट उसके बदले में तू हमें वर्क दे दे। बदले में क्या दे दे? हमें वर्क दे दे। कभी भूल जाओ ना साइन कन्वेंशन, तो आप याद रखना गाड़ी, व्हीकल्स कैसे काम करते हैं। हम लोग पेट्रोल डालते हैं, मतलब हम लोग हीट दे रहे हैं, है ना, हम लोग हीट दे रहे हैं, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कि वो हमको वर्क करके दे, वर्क करके हमको दे, ताकि हमारे गाड़ी के पहिए घूमे और हम आगे बढ़ जाएं, है ना। अब थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिस्ट्री में ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर प्रोसेसेस क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, तो उस केस में हीट जो है वो बाहर निकलता है ज़्यादातर केसेस में, तो बाहर निकलने वाली हीट को पॉजिटिव ले लिया जाता है केमिस्ट्री में। लेकिन यहाँ पे अंदर जाने वाली हीट, यानी सिस्टम के अंदर जो हीट जा रही है वो पॉजिटिव है बेटा। सिंपल लॉजिक है ना, हीट लो वर्क दो, ऐसा बोलो सिस्टम को कि हे सिस्टम कृपया हमसे हीट ले लीजिए और हमको वर्क दे दीजिए, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन पॉजिटिव हो जाता है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, हीट का देना पॉजिटिव, वर्क का निकलना पॉजिटिव। तो बताओ तो बेटा इसमें से हीट और वर्क क्या क्या पॉजिटिव होगा, क्या क्या नेगेटिव होगा। मान लो हीट बाहर आ रहा है और वर्क ये उल्टा हम ही से ले रहा है, अब बताओ क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। हीट लो था लॉजिक, ये तो हमको हीट दे रहा है, नेगेटिव। वर्क दो, हम चाहते थे ये हमको वर्क दे, ये तो उल्टा हमसे वर्क मांग रहा है, हमको वर्क करना पड़ रहा है, नेगेटिव। तो दोनों बातें यहाँ पे नेगेटिव हो गई, है ना। तो आप याद रखिए हीट लो वर्क दो कहने का मतलब हीट लो, हीट को ले लो तुम, है ना, वर्क दो, वर्क को दे दो तुम, ठीक है। ये दोनों चीजें पॉजिटिव रहती हैं। बाकी कुछ उल्टा हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, साइन कन्वेंशन क्लियर है बेटा? यस। डेल्टा यू का साइन कन्वेंशन तो और आसान है। देखो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है, सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है, F/2 NR डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर बढ़ा, मान लो टेम्परेचर बढ़ा, तो डेल्टा टी क्या होगा, पॉजिटिव, तो डेल्टा यू भी हो जाएगा पॉजिटिव। सही है ना बच्चे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव, तो चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव। लेकिन मान लो अगर टेम्परेचर घटा तो डेल्टा टी नेगेटिव, तो डेल्टा यू भी नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें कुछ साइन कन्वेंशन रटने की जरूरत नहीं है, इसमें पता चल जाएगा टेम्परेचर देख के। बाकी हीट वाला साइन कन्वेंशन रटना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। देखो मान लो एक सिस्टम है, सिस्टम, ठीक है, सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है, 100 जूल अंदर जा रहा है, 100 जूल अंदर जा रहा है हीट के फॉर्म में, ये हीट है, और 60 जूल बाहर आ रहा है वर्क के फॉर्म में, ठीक। 100 जूल अंदर जा रहा है हीट के फॉर्म में, 60 जूल बाहर आ रहा है वर्क के फॉर्म में। बोल रहा है फाइंड डेल्टा यू, फाइंड डेल्टा यू। बताओगे आंसर? डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। तो पता है डेल्टा यू क्या होगा, डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है बेटा। अब बताओ डी क्यू को पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव, हीट लो ले रहा है तो प्लस, वर्क दो देखो दे रहा है तो प्लस, प्लस डेल्टा यू। समझ गया ना, हीट ये ले रहा है, हीट ये ले रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया, वर्क ये दे रहा है तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो इसको सॉल्व कर लो तो डेल्टा यू आ जाएगा आपका 100 माइनस 60 बोले तो 40 जूल। आसान है, आसान है ना, इजी लगा इजी। चलो एक और कर लेते हैं, आ जाओ। मान लो ये है अपना सिस्टम, ये है अपना सिस्टम। सिस्टम में हीट बाहर निकल रहा है ससुरा, कितना
100 जूल हीट बाहर निकल रहा है बेटा। वर्क भी बाहर निकल रहा है बच्चे, वर्क भी बाहर निकल रहा है। वर्क कितना है? 20 जूल। बोल रहा है बताओ डेल्टा यू कितना। तो देखो फॉर्मूला तो वही लगाओगे ना, फॉर्मूला हो जाएगा डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ठीक है, फॉर्मूला तो यही रहने वाला है। बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन अब आप बताइए क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, क्या चीज यहाँ पे पॉजिटिव होने वाली है, क्या चीज यहाँ पे नेगेटिव होने वाली है। देखिए हीट को ये दे रहा है, उल्टा काम कर रहा है। हीट तो लेना चाहिए था ना, हीट को बाहर निकाल रहा है, गर्मी फैला रहा है बेकार में। गलत बात, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका काम है हीट लेना, ये दे क्यों रहा है भाई? नेगेटिव हो गया। वर्क देना इसका काम है, बिल्कुल, तो ये पॉजिटिव रहेगा। कहने का मतलब फॉर्मूले में हीट के जगह पे आप लिखेंगे बेटा -100। समझ आया? क्योंकि ये नेगेटिव है तो आप लिखेंगे -100 बराबर डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा बच्चे? 20 प्लस डेल्टा यू। तो डेल्टा यू देखो कितना आ रहा है, -100 -20 बोले तो -120 जूल। ठीक है, -100 -20 बोले तो -120 जूल। डन एंड डस्टेड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, चलो ओके, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अब हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरा फिनिश हो चुका है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी हैव फिनिश्ड। नाउ बच्चों वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। अलग अलग प्रोसेस के बारे में हम लोग सीखेंगे, उनके ग्राफ देखेंगे, उन सभी में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है। तो सभी प्रोसेसेस के बारे में अब आपको पढ़ाया जाएगा। शुरू करते हैं, आइए। सबसे पहला जो अपना प्रोसेस है बेटा, प्रोसेस नंबर 1, वो है आइसोबारिक। आइसोबारिक का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट। ऐसे और प्रोसेसेस कौन कौन से होंगे? आइसोकोरिक होगा यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल होगा यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक होगा, हीट ट्रांसफर 0, और लास्ट में सबका बाप आएगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ते हैं बच्चों आइसोबारिक प्रोसेस यानी कि प्रेशर बराबर कांस्टेंट। ठीक है, देखो इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या बनता है। देखो हमारे पास ये रिलेशन है ना बेटा, पीवी बराबर एनआरटी आइडियल गैस के लिए, है ना? बिल्कुल सर। आप देखेंगे तो एन तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, आर भी ऑलरेडी कांस्टेंट है ही, प्रेशर को भी हमने कांस्टेंट मान लिया, तो यहां से मिलेगा V प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, और उसके साथ ही साथ ये भी मिल जाएगा कि V बाई टी बराबर कांस्टेंट है। सही है ना? V के नीचे T को ले आओ तो V बाई टी बराबर कांस्टेंट हो गया। ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग चार्ल्स लॉ, प्रेशर कांस्टेंट चार्ल्स लॉ भी कहलाता है ये। अब देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो यहां पे मैं बना लेता हूं प्रेशर, यहां पे मैं बना लेता हूं वॉल्यूम। कैसा बनेगा बेटा? कांस्टेंट प्रेशर है तो प्रेशर वाली एक्सेस से पैरेलल बना दीजिए आप इस तरीके से। प्रेशर वाली एक्सेस जो है कांस्टेंट हो जाएगी, है ना? देखिए यहां का भी प्रेशर P1 है तो यहां का भी प्रेशर आपका P1 है। ठीक है, दोनों प्रेशर बराबर हो गए। अगर मैंने एरो इधर बनाया है तो बताओ तो हीट एडेड है कि हीट रिजेक्टेड है? ये सिस्टम में हीट ऐड हुआ है कि सिस्टम से हीट रिजेक्ट हुआ है? देखो इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है बेटा, बढ़ रहा है क्या वॉल्यूम? हाँ, अगर ये 1 है और ये 2 है तो आप देखिए इस दिशा में वॉल्यूम बढ़ रहा है बच्चे, और वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? हीट ऐड करा के बढ़ेगा, यानी कि ये हीट एडेड का डायग्राम है ना? 1 से 2 जो मैंने बनाया है ये पक्का जो है हीट एडेड का डायग्राम है। ठीक है, 1 से 2 हो गया, हीट एडेड हो गया, पीवी डायग्राम ऐसा बन गया। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब आते हैं वर्क डन के फॉर्मूले के ऊपर। वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें? प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो याद है इंटीग्रल पी डी वी लिखते थे, है ना? यहां से जो है P बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा V2 माइनस V1। ये है आपका वर्क डन, P V2 माइनस V1, P V2 माइनस V1। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की अगर बात की जाए, डेल्टा U की अगर बात की जाए,
पता है ये सभी गैसेस के लिए सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता। आइडियल गैस है ना, तो सबके लिए NCV डेल्टा टी, मतलब वो सारे फॉर्मूले वैलिड हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, बट मैं आपको ये वाला यूज करके बता रहा हूं, NCV डेल्टा टी। ठीक है, NCV डेल्टा टी। तो वर्क डन का फॉर्मूला डन एंड डस्टेड हो गया है ना। चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला डन एंड डस्टेड हो चुका है। अब आपके मन में आएगा सर हीट ट्रांसफर का भी कोई फॉर्मूला है क्या कांस्टेंट प्रेशर के लिए, आइसोबारिक के लिए हीट ट्रांसफर का भी कोई फॉर्मूला है क्या? देखो निकालते हैं अभी हीट ट्रांसफर क्या होगा। तो हीट ट्रांसफर बराबर वर्क डन प्लस डेल्टा यू होता है बेटा। बिल्कुल सर। थोड़ा सा देखो मैं क्या मॉडिफिकेशन कर रहा हूं ना, P2V2 माइनस P1V1 को मैं क्या लिख सकता हूं पता है? NRT2 माइनस T1। हाँ, P2V2 यानी कि NRT2 और P1V1 यानी कि NRT1 कर सकते हैं ना। P2V2 यानी कि NRT2 और P1V1 यानी कि NRT1, तो ऐसा लिख सकता हूं मैं। यानी कि इसको लिख सकते हैं NR डेल्टा T। किसको? वर्क डन को। वर्क डन को ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो मैंने वर्क डन को लिख लिया NR डेल्टा T प्लस डेल्टा यू क्या है बेटा? NCV डेल्टा T। बहुत बढ़िया। N और डेल्टा T दोनों में से बाहर आ जाएंगे ना, N और डेल्टा T। बचेगा क्या? R प्लस CV। ये है हीट ट्रांसफर। अब बताओ KTG में पढ़ा है ना गजनीस, R प्लस CV क्या होता है? CP। याद आया कुछ भाई? CP माइनस CV बराबर R है ना। तो CP बराबर क्या? R प्लस CV। R प्लस CV बोले तो क्या? CP। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा DQ बराबर NCP डेल्टा T। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट ट्रांसफर NCP डेल्टा T होता है। सब कुछ लिखना आना चाहिए अपने को बस, ठीक है, ताकि अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस दिख जाए तो हम लोग वर्क भी निकाल पाए, है ना, PV2 माइनस V1 करके। हम लोग चेंज इन रिटर्न एनर्जी भी निकाल पाए NCV डेल्टा T। ये तो सभी प्रोसेसेस में सेम है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो, फॉर ऑल प्रोसेसेस यही रहने वाला है, क्योंकि ये आइडियल गैस की चेंज इन रिटर्न एनर्जी है, इसका यही रहने वाला है फॉर्मूला हर प्रोसेस में। बाकी वर्क हर बार चेंज होता जाएगा, हीट हर बार चेंज होता जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया कांस्टेंट प्रेशर यानी कि आइसोबारिक। अब अगला प्रोसेस है बेटा आइसोकोरिक। ठीक है, आइसोकोरिक। ओके सर, आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट। तो देखिए अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो PV बराबर NRT लगाइए, है ना। N तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, R भी ऑलरेडी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी आपने कांस्टेंट करवा दिया, तो यानी कि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जाएगा, है ना। या फिर आप लिख सकते हैं P/T बराबर कांस्टेंट आ जाएगा। सही बोल रहा हूं क्या? या फिर आप क्या लिख सकते हैं P/T, P को इधर रखो, T को उसके नीचे ले जाओ, P/T बराबर कांस्टेंट आ जाएगा। बिल्कुल सर। अब इसका ग्राफ देखो कैसा बनेगा। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं बेटा? गेलोसैक लॉ, ठीक है ना। वॉल्यूम कांस्टेंट गेलोसैक लॉ कहलाता है। यहाँ पे V, यहाँ पे T, है ना, VT ग्राफ, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, है ना। यहाँ पे हमने कौन सा बनाया था बेटा? PV ग्राफ बनाया था, है ना। चलो PV ही बनाते हैं अभी फिलहाल, PV ही बनाते हैं। चलो काहे तुमको कंफ्यूज करूं, PV ही बनाते हैं, है ना। PV देखो कैसा बनेगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट ऐसा बनेगा। सही बच्चे, स्ट्रेट लाइन वॉल्यूम वाली एक्सिस में, ठीक है ना। अगर मैं एरो इधर बनाता हूँ, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो बताओ ये हीट एडेड हुआ कि हीट सब्ट्रैक्टेड हुआ? आप बोलेंगे सर 1 से 2 में प्रेशर बढ़ रहा है। देखो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने का मतलब हीट एडेड हुआ है, हीट सिस्टम में एडेड हुआ है, ऐड किया गया है हीट को, रिजेक्ट नहीं किया सिस्टम ने हीट को, हीट उसको मिला है, ठीक है ना, हीट एडेड है ये। अब आते हैं बेटा वर्क डन पे। देखो वर्क डन होता है इंटीग्रल P dV।
बताओ तो dV कितना होगा? भाई वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? जीरो। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो तो वर्क डन कितना? जीरो। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है बेटा जिसमें वर्क डन जीरो आता है? आइसोकोरिक। वर्क डन होता ही नहीं है इसमें कुछ भी। आप देखोगे तो इसके नीचे का एरिया भी जीरो आएगा आपका, इस लाइन के नीचे क्या ही एरिया आ जाएगा, है ना? तो लाइन के नीचे का एरिया भी जीरो है, एरिया से निकालो तो भी जीरो आएगा, फॉर्मूले से निकालो तो भी जीरो आएगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस वेयर वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। अच्छा जी, डेल्टा यू कितना लिखेंगे आप? वो तो सेम है सर, एन सी वी डेल्टा टी, वो तो हर जगह यही रहने वाला है, एन सी वी डेल्टा टी। तो बच्चे हीट ट्रांसफर क्या आएगा पता है? हीट ट्रांसफर बराबर डी डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता था कि नहीं होता था? बिल्कुल होता था सर, लेकिन वर्क डन तो यहाँ पे जीरो है, वर्क डन तो यहाँ पे जीरो है। तो बेटा डी क्यू आ जाएगा एन सी वी डेल्टा टी, डी क्यू बराबर डेल्टा यू, और डेल्टा यू क्या होता है? एन सी वी डेल्टा टी। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर और इंटरनल एनर्जी का चेंज बराबर होता है। तो आपसे अगर ऐसा एमसीक्यू सवाल पूछा जाए कि बताओ कौन सा प्रोसेस है जहां पे हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या आंसर देंगे आप? हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है। ठीक है, अब एक देखो याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं मैं आपको, हीट ट्रांसफर को याद करने का। वॉल्यूम कांस्टेंट है ना अगर, तो एन सी वी डेल्टा टी, सी वी वॉल्यूम कांस्टेंट में, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है ना तो एन सी पी डेल्टा टी। हो गया याद? प्रेशर कांस्टेंट तो सी पी लिखेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट तो सी वी लिखेंगे। तो डेराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार आपको, आप याद कर पाओगे। ये पूरा आपको हर बार ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी निकालने के लिए ना। कांस्टेंट प्रेशर देखा, एन सी पी डेल्टा टी लगाया हीट ट्रांसफर के लिए, और कांस्टेंट वॉल्यूम देखा तो एन सी वी डेल्टा टी लगा दिया। ठीक है बेटा, डन, डस्टेड। चलें आगे बढ़ें। यस, आइसोकोरिक हो चुका है। अगला प्रोसेस है बच्चों आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ, है ना? दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। तो देखो पी वी बराबर एन आर टी होता था, एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट और टी भी कांस्टेंट हो गया। तो क्या बनेगा इक्वेशन ऑफ स्टेट? पी वी बराबर कांस्टेंट। तो पी वी बराबर कांस्टेंट जब जब दिखे तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। और बेटा इसका ग्राफ कैसा बनता पता है क्या आप लोगों को? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये एक्स वाई बराबर कांस्टेंट के फॉर्मेट में है बच्चे, है ना? और जब एक्स वाई बराबर कांस्टेंट होता है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है पीवी डायग्राम, यानी कि कुछ इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से बनेगा, ये बनेगा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस प्रकार का बनेगा। याद है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा मैक्स इंटू टी बराबर कांस्टेंट, तो भी ऐसा ही ग्राफ बना था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इवन अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ और मोमेंटम ऐसा ही बनता है, क्योंकि वहां पे भी सेम रिलेशन आ जाता है, x इंटू वाई बराबर कांस्टेंट, p इंटू वी बराबर कांस्टेंट। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बन जाएगा। ठीक है सर, वर्क डन का यहां पे आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, P1 V1 ln V2 डिवाइडेड बाई V1। ln क्या है? नेचुरल लॉग। और बेटा PV को क्या लिख सकते हैं बताओ? nRT। तो P1 V1 को आप लिख सकते हो nRT1 ln V2 डिवाइडेड बाई V1। ये बेटा इंटीग्रेट करके आता है, ठीक है, इंटीग्रल PdV में इंटीग्रेट करके आता है। आपको इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं है, आप वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस सीधा याद कर लीजिए, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, P1 V1 ln V2 बाई V1 या फिर nRT1 ln V2 बाई V1 हो गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, याद कर लेंगे सर। अब बेटा मेरे को आप एक बात बताओ, डेल्टा यू कितना होगा यहाँ पे? एन सी वी डेल्टा टी, यानी कि T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 कितना है? अरे टेम्परेचर तो कांस्टेंट है नमूनो, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है बेटा, तो T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा? लड्डू पेड़ा, 0।
तो डेल्टा यू आ जाता है यहाँ पे 0। कौन सा प्रोसेस है बताइए, कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है? चेंज इन एनर्जी 0 होती है आइसोथर्मल में, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो डेल्टा टी 0, डेल्टा टी 0 तो डेल्टा यू भी 0, है ना बच्चों? यस सर। तो बेटा हीट ट्रांसफर क्या बनेगा देखो तो, वर्क प्लस डेल्टा यू होता है। भाई डेल्टा यू तो पहले ही 0 हो गया, निकल लिया। हीट ट्रांसफर बराबर वर्क डन। इन विच ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क डन? तो हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क डन होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर बराबर वर्क डन होता है, दोनों के लिए, यानी कि सेम टू सेम फॉर्मूला आप लगाएंगे, ठीक है ना? सेम टू सेम फॉर्मूला आप लगा देंगे, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। डन है, डस्टेड है। चलो लिख लो फटाफट से, कम ऑन डू इट। तो अपना 3 प्रोसेस डन हो गया, है ना बच्चों? 3 प्रोसेसेस आर डन। चलिए चौथा प्रोसेस देखिए क्या है। चौथा प्रोसेस है बेटा एडियाबैटिक। देखो एडियाबैटिक की खास बात यह है कि यहां पे ना हीट ट्रांसफर 0 होता है। टायर का अचानक से फट जाना एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है। कभी देखा है टायर, साइकिल का टायर अचानक से फट गया या ट्रक का टायर अचानक से फट गया? इतनी तेजी से वो फटता है, इतनी तेजी से फटता है, बहुत कम टाइम में टायर फूट जाता है। तो हीट ट्रांसफर को टाइम ही नहीं मिल पाता। हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो पाए उसको टाइम ही नहीं मिल पाता। तो इसीलिए देयर इज नो हीट ट्रांसफर व्हेन टायर बर्स्ट्स, ठीक है? थर्मस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। आप थर्मस में चाय कॉफी गर्मा गर्म रखते हैं, बट वो काफ़ी देर तक गर्म रहता है क्योंकि हीट ट्रांसफर ऑलमोस्ट 0 होता है। बाहर से अंदर हीट आती नहीं है, अंदर से बाहर हीट जाती नहीं है, है ना? तो थर्मस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस जहाँ पे हीट ट्रांसफर 0 होता है, ऑलमोस्ट। पूरा पूरा तो नहीं, बट हाँ ऑलमोस्ट। बट हाँ बर्स्टिंग ऑफ टायर इज द एग्जाम्पल। बर्स्टिंग ऑफ टायर, है ना, इज द एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है बेटा? इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। गामा याद आया? गामा, गजनीस, गामा याद आ रहा है? रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट्स। मोनोएटॉमिक के लिए 5/3 याद आया गामा की वैल्यू। डाई एटॉमिक के लिए 1.4 यानी कि 7/5। पॉली एटॉमिक के लिए 4/3, है ना, यानी कि 1.33। याद आया? याद आया? याद आया? आना चाहिए, है ना? यस। तो वैल्यूज लिख भी लो। 1.66 फॉर मोनोएटॉमिक, 1.4 फॉर डाई एटॉमिक, 1.33 फॉर पॉली एटॉमिक, ठीक है? ये है गामा की वैल्यूज 3 डिफरेंट टाइप के गैसेस के लिए। तो पीवी पावर गामा बराबर कांस्टेंट। इसका जो ग्राफ बनता है बेटा वो बिल्कुल आइसोथर्मल जैसा बनता है, देखने में एकदम आइसोथर्मल जैसा दिखता है वो, बट थोड़ा सा अलग है। मैं बताऊंगा क्या अलग है। दिखने में दोनों सेम है। देखो आइसोथर्मल का ग्राफ देखो, एडियाबैटिक का ग्राफ देखो, दिखने में सेम है, लेकिन जो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक होता है ना वो आइसोथर्मल से ज़्यादा होता है। आपको थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज मोर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, आई विल लेट यू नो, ठीक है? अब बेटा देखो हीट ट्रांसफर 0, तो बताओ तो डी क्यू बराबर डी यू मतलब डी डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू जब लगाओगे तो क्या मिलेगा? हीट ट्रांसफर तो 0 हो गया, है ना बेटे? हीट ट्रांसफर तो 0 हो गया, तो आपको मिलेगा डी डब्ल्यू बराबर माइनस डेल्टा यू, यानी कि वर्क डन बराबर नेगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी का चेंज। कौन से प्रोसेस में होता है ऐसा? एडियाबैटिक में होता है ऐसा, है ना? हीट ट्रांसफर 0, तो वर्क डन बराबर व्हाट? नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। अब बेटा डेल्टा यू का बहुत सारा फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, आपको पता ही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डेल्टा यू का आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे पकड़ो, पता है? कहाँ गया सारा फॉर्मूला? ये है ना सारा फॉर्मूला। आप ना ये वाला पकड़ो, ये वाला nr(T2 - T1 अपॉन गामा -1). इसको उठाओ जरा, डेल्टा यू के इस फॉर्मूले को उठाओ, nr(T2 - T1 अपॉन गामा -1), ठीक है? तो देखो वर्क डन क्या मिलेगा? माइनस साइन बाहर। डेल्टा यू क्या हो गया बेटा? nr
T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1 हो गया डेल्टा यू। तो देखो वर्क डन क्या मिलेगा, माइनस को आप अंदर ले जाओगे तो ये T1 माइनस T2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 माइनस 1 था ना, ये 1 माइनस 2 बन जाएगा। तो यू विल गेट वॉट, NR T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ये है बेटा वर्क डन का फॉर्मूला। जो मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, रख दीजिए, माइनस साइन लगा दीजिए, वर्क डन आ जाएगा। और डेल्टा यू बस वही NCV डेल्टा टी भी लिख सकते हो उसको, ये तो सब में सेम है, मैंने बताया ही आपको है ना, ये तो सब में सेम है बेटा, NCV डेल्टा टी या फिर NR डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1, जो आपको अच्छा लगे, या फिर F/2 NR डेल्टा टी, जो आपको अच्छा लगे। ये सारे के सारे वेरिएशंस हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, ये सारे के सारे फॉर्मूले पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वर्क निकालने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। अभी खत्म नहीं हुआ है, एक सेकेंड और रुको। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आया, ये आया NR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। बेटा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, NR T1 को लिख सकते हैं P1 V1, हाँ, NR T2 को लिख सकते हैं P2 V2, हाँ, अपॉन गामा माइनस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। बस इतना याद रखना कि वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसमें माइनस साइन मल्टीप्लाई, तो T2 माइनस T1 बन जाता है T1 माइनस T2, बाकी सब सेम रहता है। तो वर्क डन इज जस्ट नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब एक बात बताओ, अगर एक एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, ठीक, और वहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी है 5 जूल, तो क्या आप मुझे वर्क डन बता सकते हैं कितना होगा, -5 जूल, है क्या नहीं, बिकॉज वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। समझे, सिंपल, तो -5 जूल हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें थोड़ा याद रखना जरूरी है, किसमें हीट बराबर वर्क हो रहा है, आइसोथर्मल में हो रहा है ना बेटा, किसमें हीट बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो रहा है, आइसोकोरिक में हो रहा है। तो ये सब थोड़ा सा ब्रेन में आपके बैठ जाएगा जब आप 2-3 बार इसको रिवाइज कर लोगे, किसमें क्या हो रहा है, किसमें वर्क बराबर नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू हो रहा है, एडियाबैटिक में हो रहा है, ठीक है। तो किसमें क्या जीरो हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि कैसा कैसा रिलेशन बनता जाएगा। एक बार पूरा रिवाइज कर लोगे ना, सब याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या था बच्चों, PV पावर गामा बराबर कांस्टेंट, है ना। इससे मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि P बराबर कांस्टेंट अपॉन V की पावर गामा, है ना, हाँ, यानी कि इनवर्स का रिलेशन है, प्रेशर में और वॉल्यूम में इनवर्स का रिलेशन है। इनवर्स के रिलेशन को लिख सकते हैं आप P2 बाई P1 बराबर V1 बाई V2 पावर गामा। ये रिश्ता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का, इनका रिश्ता आज हम उजागर करेंगे, है ना। ये रिश्ता किसके किसके बीच का है बच्चों, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिश्ता है। ठीक इसी प्रकार से प्रेशर और टेम्परेचर का भी रिश्ता होता है, और टेम्परेचर और वॉल्यूम का भी रिश्ता होता है, वो भी देख लो आप एक बार, वो याद करना पड़ेगा आपको। तो अगला रिश्ता है T2 बाई T1 बराबर P2 बाई P1 की पावर में गामा माइनस 1 बाई गामा, और T2 बाई T1 बराबर V1 बाई V2 की पावर में गामा माइनस 1। ये 3 रिश्ते हैं बेटा, ये PV के बीच का रिश्ता है जो हम दुनिया के सामने ला चुके हैं। होता है ना गाना, तुम लाख छुपाओ प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, दुनिया को पता चल गया। प्रेशर वॉल्यूम के बीच का रिश्ता, ये टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का रिश्ता है बेटा, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। और ये है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिश्ता, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू विल हैव टू रिमेंबर बच्चों। हो जाएगा क्या याद,
हो जाएगा क्या, याद हो जाएगा ना। चलिए, तो प्रैक्टिस सेशन जो मैं लूँगा है ना मॉर्निंग में 8 AM, वहाँ पे मैं आपको इस सब का प्रैक्टिस करवाऊंगा, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा। फिलहाल के लिए सारे प्रोसेसेस एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो। ये कांस्टेंट प्रेशर है बेटा, एक बार जल्दी से देख लो सारे फॉर्मूले, है ना। ये हो गया आपका कांस्टेंट वॉल्यूम, वर्क डन 0 हो जाता है। वर्क डन 0 तो हीट ट्रांसफर बराबर डेल्टा यू हो जाता है। ये आपका आइसोथर्मल, इसमें डेल्टा यू 0 हो जाता है, तो हीट ट्रांसफर बराबर वर्क डन आ जाता है, हीट और वर्क दोनों बराबर है। एडियाबैटिक में Q 0 हो जाता है ना, हीट ट्रांसफर 0 हो जाता है, तो वर्क डन बराबर माइनस डेल्टा यू, वर्क डन का फॉर्मूला लिख दिया, डेल्टा यू का फॉर्मूला लिख दिया, सारा ये सब रिलेशन लिख दिया। ठीक है, चलिए पॉलीट्रॉपिक में जाने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के डायग्राम में क्या क्या फ़र्क है। मान लो पीवी डायग्राम बनाते हैं अपन, ठीक है, ये एक बनाया और एक ये बनाया। बेटा जो कम स्लोप वाला है ना, कम स्लोप वाला ये है कि नहीं है, कम इंक्लिनेशन कम स्लोप, ये आइसोथर्मल होता है। और ये जो ज़्यादा स्लोप है, ज़्यादा इंक्लिनेशन, ये है एडियाबैटिक। अच्छा सर, दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन ये है कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक बराबर गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। गामा टाइम्स, है ना, गामा टाइम्स का फर्क होता है। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक होता है बेटा गामा इंटू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। तो एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा, आइसोथर्मल का स्लोप कम। ठीक है, ज़्यादा स्लोप दिखे तो एडियाबैटिक है, पहचान लेना, कम स्लोप दिखे तो आइसोथर्मल है, पहचान लेना। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक, यानी कि लास्ट टॉपिक नहीं है, लास्ट प्रोसेस है पॉलीट्रॉपिक। कितने प्रोसेस हो चुके हैं बेटा अभी तक? 4। ये है 5वां पॉलीट्रॉपिक। ये ना सबसे ज़्यादा जनरलाइज्ड प्रोसेस है। देखो, जैसे एडियाबैटिक में होता था पीवी पावर गामा बराबर कांस्टेंट, यहां पे होता है बेटा पीवी पावर एन बराबर कांस्टेंट। एन कैन टेक एनी वैल्यू। ठीक है, इसका भी ग्राफ कुछ वैसा ही बनता है, देखो जैसा दोनों का बना था आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का, बिल्कुल वैसा ही बनता है इसका भी ग्राफ। लेकिन इसमें हीट ट्रांसफर 0 नहीं होता है। इसमें आपका हीट ट्रांसफर 0 नहीं होता है। इसमें हीट ट्रांसफर आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? dq बराबर dw प्लस डेल्टा यू से निकालेंगे, है ना। dq बराबर dw प्लस डेल्टा यू से हीट ट्रांसफर आप निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो वही वाला लगाना है जो वहाँ पे लगाया था। कहाँ पे लगाया था? आइसोथर्मल में, सॉरी एडियाबैटिक में, वैसा ही फॉर्मूला लगाना है। तो वो हो जाएगा nr डेल्टा t डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। यहाँ पे T1 माइनस T2 आता था ना, T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1 होता था। बेटा गामा माइनस 1 के जगह पे आपको लिखना है n माइनस 1। सेम फॉर्मूला है, जो एडियाबैटिक का फॉर्मूला है वही पॉलीट्रॉपिक वर्क का भी फॉर्मूला है। फर्क बस इतना है कि एडियाबैटिक में नीचे गामा माइनस 1 लिखते थे, पॉलीट्रॉपिक में नीचे n माइनस 1 लिखेंगे, बस। अच्छा, ये n क्या है? अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस वाले n में और इस वाले n में। ये नंबर ऑफ मोल्स वाला n है, ये नंबर ऑफ मोल्स वाला n है बेटा, ये नंबर ऑफ मोल्स वाला n है, जबकि ये है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, है ना। ये है आपका पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, यानी कि ये जो पीवी की पावर वाला n है ना, वो है पीवी पावर n वाला n। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस पे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जब मैं आपको प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा। तो वर्क डन यहाँ से निकल जाएगा। और डेल्टा यू तो भाई nr डेल्टा t डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, इसका तो वही फॉर्मूला है, या फिर ncv डेल्टा t लिख लो आप, एक ही बात है ना। या तो ये वाला लिख लो या तो ncv डेल्टा t लिख लो। डेल्टा यू का फॉर्मूला तो हर प्रोसेस में सेम रहता है, चेंज तो होता नहीं है ना। एवरी प्रोसेस विल हैव सेम फॉर्मूला फॉर डेल्टा यू।
इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा हीट ट्रांसफर। आपको मिल जाएगा बच्चों हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है। तो पॉलीट्रॉपिक का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, एडियाबैटिक के फॉर्मूले जैसा ही है। ठीक है, बिल्कुल एडियाबैटिक वाला ही केस लगता है बेटा। बस यहाँ पे इतना है कि n आ जाता है गामा के जगह पे, जहाँ पे आप गामा लिखते थे ना वहाँ पे आपका n आ जाता है। ठीक, चलिए सारे फॉर्मूले हो गए, सारे के सारे प्रोसेसेस हो गए हमारे, है ना। अब मैं आपको एक बढ़िया सी चीज सिखाता हूं। देखो पॉलीट्रॉपिक के लिए पीवी पावर n बराबर कांस्टेंट था ना बेटा। अब देखना ये सबका बाप कैसे है ना, ये सभी प्रोसेसेस का बाप है, तो कैसे आखिर सबका बाप। एक्चुअली बाकी सारे प्रोसेसेस में आप अगर n की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो आप उन प्रोसेसेस को रियलाइज कर सकते हो। ये कौन सा प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक। अब देखना, ठीक है, मान लो मैं n बराबर 0 रखता हूं, n बराबर 0 रखता हूं, तो क्या मिलेगा, p v की पावर 0 बराबर कांस्टेंट। तो v की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। तो खाली p बराबर कांस्टेंट लिख सकते हैं आप इसको। ये तो कांस्टेंट प्रेशर बन गया, n बराबर 0 रखने से ये तो कांस्टेंट प्रेशर बन गया। ओहो, मतलब जो पॉलीट्रॉपिक का इक्वेशन है बेटा, उसमें आप n की वैल्यू चेंज करते जाओ, अलग अलग प्रोसेस आता जाएगा। मान लो आप n बराबर 1 रखते हो, तो क्या मिलेगा, पीवी की पावर 1 बराबर कांस्टेंट। अरे बाप रे, ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस आ गया, है ना। ये था आपका आइसोबारिक, ये बन गया आपका आइसोथर्मल। अच्छा जी, अगर n बराबर गामा रखते हैं तो पीवी की पावर n के जगह में क्या लिखेंगे, गामा बराबर कांस्टेंट। ओ माय गॉड, ये कौन सा प्रोसेस आ गया, एडियाबैटिक। ये आ गया बेटा एडियाबैटिक। देख रहे हैं आप, n की वैल्यू चेंज करते जाइए, 0 रखिए तो कांस्टेंट प्रेशर, 1 रखिए तो आइसोथर्मल, गामा रखिए तो एडियाबैटिक। अब मैं लास्ट में रखूंगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसको थोड़ा सा समझना, pv की पावर इन्फिनिटी लिखो, है ना, या फिर p की पावर 0 इंटू v लिखो, एक ही बात है ना बेटा। एक सेकंड, छींक आ रही है ना, नहीं चली गई, धोखा दे दिया छींक ने बेटा, आते आते रह गई। pv की पावर इन्फिनिटी लिखो, यानी कि v का पावर बहुत हाई है, या फिर p का पावर 0 लिखो, एक ही बात होता है, और v को ऐसे ही छोड़ दो। तो अगर n बराबर इन्फिनिटी लेंगे ना, तो देखो क्या मिलेगा, p की पावर 0 1 हो जाएगा, ये बनेगा v बराबर कांस्टेंट, ये बनेगा v बराबर कांस्टेंट, यानी कि आइसोकोरिक। ओ माय गॉड, मतलब सबका बाप क्यों है बेटा पॉलीट्रॉपिक, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक वाले n में अगर आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखते जाते हैं तो आपको अलग अलग प्रोसेसेस मिलते जाते हैं। n बराबर 0 रखा, आइसोबारिक मिला, n बराबर 1 रखा, आइसोथर्मल मिला, n बराबर गामा रखा, एडियाबैटिक मिला, n बराबर इन्फिनिटी रखा, आइसोकोरिक मिला। और अगर मैं आपसे अब कहूं कि ये n बताता है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, या फिर स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, या फिर स्लोप एनी प्रोसेस का स्लोप बताता है ये स्लोप, तो देखो क्या होगा, स्लोप अगर बताता है n तो देखो क्या होगा, pv। अगर n स्लोप बताता है तो बताओ p बराबर कांस्टेंट का n कितना है, 0, यानी स्लोप कितना होगा, 0। तो स्लोप 0 यानी कि ऐसे बनेगा। अरे हाँ सर, ऐसे ही तो बनता था, प्रेशर कांस्टेंट ऐसे ही तो बनता था, ये प्रेशर कांस्टेंट ही तो है बेटा। याद आया, याद आया, याद आया, कांस्टेंट प्रेशर ऐसे ही तो बनता था। देखो स्लोप 0 है, 0 स्लोप यानी कि हॉरिजॉन्टल, सही बात है सर। अगला है देखो n बराबर 1, n बराबर 1 में ऐसा बनता है, n बराबर 1 में ऐसा बनता है। यहां पे है n बराबर 0, यहां पे है n बराबर 1, यहां पे आएगा आपका n बराबर गामा। जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे
n की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे n बराबर 0 है कांस्टेंट प्रेशर पे, फिर ये n बराबर 1 हो गया, फिर ये n बराबर गामा हो गया, यहाँ आते आते n बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखिए पहला वाला कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर, दूसरा वाला कौन सा है बेटा, आइसोथर्मल, तीसरा वाला कौन सा बच्चे, एडियाबैटिक, और लास्ट वाला कौन सा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस डायरेक्शन में n बढ़ रहा है, n जो है इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर का n 0 है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, आइसोथर्मल का n 1 है, एडियाबैटिक का n है गामा, और इसका n है इन्फिनिटी। तो n जितना ज़्यादा होगा उतना आप इधर चलते जाएंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो मान लो ये आइसोथर्मल है, ठीक है, n बराबर 1 आइसोथर्मल है। मान लो ये एडियाबैटिक है, n बराबर गामा, गामा की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 1.66 मोनोटॉमिक, ठीक है। ये हो गया आपका एडियाबैटिक मोनोटॉमिक। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा एडियाबैटिक लेकिन डाईएटॉमिक, उसका ग्राफ कहाँ पे बनेगा। तो आप बोलेंगे सर डाईएटॉमिक में तो गामा बराबर 1.4 होता है ना 1.4। तो यार 1.4 कहाँ पे बनेगा पता है, इन दोनों के बीच में कहीं पे ये बनेगा 1.4। ये भी एडियाबैटिक है बट डाईएटॉमिक के लिए, गामा बराबर 1.4, तो 1 और 1.66 के बीच में ही तो आएगा ना 1.4, है कि नहीं, 1 और 1.66 के बीच में आ जाएगा 1.4। अब मैं कहता हूं एक प्रोसेस है जिसमें पॉलीएटॉमिक गैसेस पार्ट ले रही है, पॉलीएटॉमिक, तो गामा कितना होता है 1.33। तो ग्राफ में वो कहाँ पे बनाओगे आप, तो वो आप बनाओगे यहाँ कहीं पे 1 और 1.4 के बीच में, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1.33। अब मैं बोलता हूँ एक प्रोसेस है जिसमें n बराबर 2 है, तो 2 1.66 के और आगे बनेगा, ये देखो और आगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका n बराबर 2। तो इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं, जितना भी n का वैल्यू है उसके हिसाब से आप इस ग्राफ में वो वैल्यू डाल दीजिए और ये ग्राफ आपका बनता चला जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका ग्राफ बेटा बनता चला जाता है। डन। तो मेरी तरफ से सारे के सारे प्रोसेसेस हो गए हैं डन एंड डस्टेड। अब आपको बस एक बार सारा रिवाइज करके प्रैक्टिस सेशन में आना है। आखिरी टॉपिक पे चलते हैं बेटा, जिसका नाम है साइक्लिक प्रोसेसेस। साइक्लिक प्रोसेसेस में क्या होता है ना, मान लो यहां से स्टार्ट हुआ, इधर गया डुक डुक डुक, इधर गया डुक डुक डुक, इधर गया डुक डुक डुक, इधर आ गया वापस, लौट के बुद्धू घर को आए, जहां से चले थे वहीं पे आ गए, पीवी डायग्राम बन गया। साइक्लिक प्रोसेस में अगर आपको वर्क निकालना है तो आप लेते हैं ओनली एरिया एनक्लोज्ड, यानी कि इस रेक्टेंगल के अंदर कितना एरिया है वो ले लो, आपको साइकिल का वर्क डन मिल जाएगा। साइकिल का मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट करके घूम के वापस आ जाओ, एक पॉइंट से स्टार्ट करके घूमो और वापस आ जाओ, ठीक है। अच्छा सर, अब मैं आपको पढ़ाता हूं एक चीज जिसका नाम है पॉइंट एंड पाथ फंक्शन। पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। देखो डेल्टा यू जो होता है ना बेटा, वो पॉइंट फंक्शन होता है। केमिस्ट्री में भी आपने थोड़ा बहुत सीखा होगा इसके बारे में। लेकिन जो वर्क डन होता है ना, वो होता है पाथ फंक्शन। हीट ट्रांसफर जो होता है वो होता है पाथ फंक्शन। देखो कैसे, मान लो एक मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पे, पीवी डायग्राम, ठीक है। यहां से शुरू किया पॉइंट नंबर 1 से और पॉइंट नंबर 2 तक गए। तो मान लो एक पाथ ये वाला लिया, एक पाथ ये वाला लिया, ये ए है, ये बी है, और एक पाथ मैंने ये वाला लिया सी, ठीक है। ये प्रोसेस है, साइकिल नहीं है, प्रोसेस है। बताओ तो किसका वर्क डन ज्यादा होगा, किसका वर्क डन कम होगा, किसका वर्क डन सबसे कम होगा। वर्क डन कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ। तो बेटा अगर मैं ए के नीचे का एरिया देखता हूं ना तो बहुत ज्यादा है वो। देखो आप ए के नीचे का एरिया, यहां से पूरा ए के नीचे का एरिया बहुत ज्यादा है, तो वर्क डन बाई ए इज मैक्सिमम। लेकिन अगर मैं बी के अंदर का एरिया देखता हूं तो थोड़ा सा कम हो गया वो,
और अगर मैं सी के अंदर का एरिया देखता हूं तो और भी कम हो गया, है ना। तो वर्क डन इन ए इज ग्रेटर देन वर्क डन इन बी इज ग्रेटर देन वर्क डन इन सी। बोल सकते हैं क्या? क्योंकि ए का एरिया मैक्सिमम आ रहा है, नीचे तक लेंगे ना, प्रोसेस में एरिया नीचे तक लेते हैं, साइकिल में एनक्लोज्ड वाला लेते हैं, बट प्रोसेस में पूरा नीचे तक लेते हैं। तो ए का देखो पूरा नीचे तक लोगे तो ऐसे आ रहा है ना। तो वर्क डन तो अलग अलग आया, लेकिन मान लो यहां का टेम्परेचर T1 है और यहां का टेम्परेचर T2 है, तो पता है डेल्टा यू क्या आएगा? सभी के लिए बराबर आएगा, NCV T2 माइनस T1। ये पॉइंट फंक्शन है बेटा, इसको पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कैसा फंक्शन है? ये पॉइंट फंक्शन है, इसको पाथ से कोनो फर्क नहीं पड़ता। ये बोलता है कि अगर हम लोग 1 से स्टार्ट करके 2 पे गए हैं तो 1 से 2 किधर से भी जाओ आप, है ना, चाहे इधर से जाओ, चाहे डायरेक्टली चले जाओ, चाहे आप इधर से चले जाओ, 1 से 2 अगर आप जा रहे हो तो पॉइंट फंक्शन होने के कारण हर पाथ का चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम रहेगा। यानी कि डेल्टा यू फॉर ए बराबर डेल्टा यू फॉर बी बराबर डेल्टा यू फॉर सी। तीनों पाथ का जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू है वो सेम होगा। इट इज अ पॉइंट फंक्शन। तो क्या आप मुझे बता सकते हो साइकिल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? देखो साइकिल जो है, साइकिल यहां से स्टार्ट होता है मान लो पहले पॉइंट से और घूम के वहीं पे आ जाता है। तो आप अगर पहले U1 पे थे तो घूम फिर के फिर से U1 पे ही आ गए, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ? 0। जैसे डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो जाता है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आ गए, घूम फिर के लौट के बुद्धू घर को आए, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ पॉइंट फंक्शन। जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0। डेल्टा यू के साथ भी कुछ ऐसा ही है बेटा, जहां से स्टार्ट किया था वहीं आ गए घूम फिर के, तो डेल्टा यू 0 हो जाएगा, है ना। जितने इंटरनल एनर्जी से स्टार्ट किया था उसी पे आ गए, डेल्टा यू 0 हो जाएगा, बिकॉज इट इज पॉइंट फंक्शन एंड पॉइंट इनिशियल एंड पॉइंट फाइनल आर सेम है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, क्योंकि ये साइकिल है। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, साइकिल के लिए डेल्टा यू 0 होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है। तो अगर डेल्टा यू 0 होती है तो फर्स्ट लॉ क्या बोलेगा? डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, है कि नहीं? डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है। तो यहाँ पे सोचो डेल्टा यू तो 0 हो गया, तो डी क्यू बराबर आ जाएगा आपका डी डब्ल्यू। हीट ट्रांसफर बराबर वर्क डन। साइकिल के लिए, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर बराबर वर्क डन होता है। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर बराबर वर्क डन होता है। जितना आप हीट देंगे उतना आपको वर्क मिलेगा। ठीक है, लिख लो, फटाफट से लिख लो बेटा। हीट ट्रांसफर बराबर वर्क डन फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं। आइए, तो ये वही सब चीज़ें यहाँ पे दोबारा से लिखी हुई। ठीक है, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल पॉइंट बराबर फाइनल पॉइंट, तो टी ए बराबर टी बी, डेल्टा टी 0, डेल्टा यू भी 0। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर अ साइकिल इज ऑलवेज 0। ठीक है ना मुनो? चलो बेटा, अब जो अगला टॉपिक है ना वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके 2 स्टेटमेंट हैं, एक है केल्विन प्लैंक, एक है क्लॉसियस। देखो केल्विन प्लैंक क्या कहता है मैं आपको पहले समझाता हूं। ठीक है, केल्विन प्लैंक कहता है कि अगर आपने एक हीट इंजन बनाया, हीट इंजन क्या है बेटा? जो कार वार में लगा होता है, हीट लेता है और आपको वर्क देता है। तो मान लो एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है T1 टेम्परेचर पे और एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर है T2 टेम्परेचर पे। तो हाई टेम्परेचर से हीट आएगी और लो टेम्परेचर को हीट रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये कहता है केल्विन प्लैंक कि अगर आप हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से थोड़ा हीट लेते हो, ठीक है, इट्स लाइक आपने थोड़ा सा खाना खाया और आपने थोड़ा वर्क किया,
इंजन ने थोड़ा हीट लिया, थोड़ा वर्क किया, तो ऐसा नहीं है कि जितना हीट लिया है सारा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा हीट बाहर भी निकालना पड़ेगा। आप खाना खाते हो, है ना, दिन भर वर्क करते हो, तो ऐसा थोड़ी है बस खाया और वर्क कर दिया, सुबह जाना भी पड़ता है ना। कुछ वैसा ही है, लेम तरीके से पढ़ाया जाए तो कुछ वैसा सा ही है ना, कि इसने खाना खाया, इसने वर्क किया, कल सुबह जाके पॉटी भी करेगा, ठीक है। तो आप अगर हीट लेते हैं हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से, ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से आप हीट लेते हैं, आप वर्क करते हैं, आपको थोड़ा हीट लो टेम्परेचर रिजर्वायर में जाके रिजेक्ट भी करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड सिंक। सिंक में थोड़ा हीट रिजेक्ट करना पड़ेगा। आप अगर गाड़ी का भी एग्जांपल लेते हो तो उसमें सामने रेडिएटर लगा होता है, पता है आपको ये बात। रेडिएटर से हीट रिजेक्ट किया जाता है, इंजन को लगातार ठंडा किया जाता है। अगर हीट रिजेक्शन बंद कर देंगे तो इंजन काम नहीं करेगा, है ना, इसीलिए हीट का रिजेक्ट होना जरूरी है। रेडिएटर सामने लगा होता है, उसमें एक पंखा लगा होता है, आपको पता नहीं तो मैं बता दूं, और वहां से लगातार इंजन की हीट को बाहर फेंक रहे होते हैं, इंजन की हीट को निकाल निकाल के ऐसे बाहर फेंक रहे होते हैं, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट अंदर आया, वर्क बाहर गया, और यहां से हीट बाहर निकाल देते हैं थोड़ा सा। अगर इसमें फर्स्ट लॉ लगाया जाए तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ फॉर साइकिल क्या कहता है बेटा, अभी भी पढ़ाया था ना, डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो जीरो है साइकिल के लिए, तो जो भी नेट हीट ट्रांसफर हुआ वो वर्क डन के बराबर होगा। तो देखो ये वाला हीट अंदर आया, साइकिल के अंदर आया तो पॉजिटिव, ये वाला हीट बाहर गया तो नेगेटिव, बराबर वर्क डन। तो Q1 माइनस Q2 बराबर वर्क डन, ठीक है, Q1 माइनस Q2 बराबर वर्क डन। अब यहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं समथिंग कॉल्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होता है बेटा आउटपुट अपॉन इनपुट। देखो तो इंजन का आउटपुट क्या है, इंजन का आउटपुट है वर्क डन, तो यहां पे आ जाएगा वर्क डन, अपॉन इनपुट क्या है, ये इनपुट है Q1, तो वर्क डन बाय Q1 इज द एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी इज कॉल्ड वर्क डन अपॉन Q1। अच्छा, अब वर्क डन को और क्या लिख सकते हो, Q1 माइनस Q2 भी लिख सकते हो, है ना। तो वर्क डन को लिख लो आप Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा बेटा, देखो तो Q1 बाई Q1 हो गया 1 माइनस Q2 बाई Q1, तो ये भी एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। अगर आपका साइकिल कारनॉट है, कारनॉट साइकिल होता है बेटा आइडियल साइकिल, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ इंजन्स को कंपेयर करने के लिए है ये। अगर आपका साइकिल कारनॉट साइकिल है ना, तो यही एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस T2 बाई T1, यानी कि Q को T से रिप्लेस कर सकते हैं, Q2 बाई Q1 को लिख सकते हैं T2 बाई T1। कारनॉट हुआ तो कारनॉट इज एन आइडियल साइकिल, रिवर्सिबल साइकिल, ठीक है, आइडियल लिख लो, रिवर्सिबल लिख लो, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ऐसा कहते हैं कि कारनॉट की एफिशिएंसी किसी भी टेम्परेचर लिमिट पे मैक्सिमम होती है, 100% नहीं होती, कारनॉट की भी 100% नहीं होती, लेकिन इसकी एफिशिएंसी किसी भी गिवन टेम्परेचर लिमिट पे मैक्सिमम होती है, ठीक है। कारनॉट विल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी इन अ गिवन टेम्परेचर लिमिट्स, ठीक। कारनॉट साइकिल के बारे में थोड़ा और अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें 4 प्रोसेसेस होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है बेटा आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोथर्मल, फिर होता है बेटा एडियाबैटिक एक्सपांशन, एडियाबैटिक, देखो एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा दिखा रखा है, आइसोथर्मल से दिखा रखा है, ज़्यादा खड़ा है ये, है ना। तो आइसोथर्मल एक्सपांशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपांशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये 4 प्रोसेसेस पाए जाते हैं कारनॉट साइकिल के पास। तो कारनॉट की एफिशिएंसी कितनी हो गई बेटा, 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, ठीक है, 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। एक क्वेश्चन देता हूं, इसमें कारनॉट एफिशिएंसी निकाल के मेरे को आप बताओ, ठीक। देखो
T1 की वैल्यू है 500 केल्विन, यहां से हीट अंदर आया, ये एक हीट इंजन है, वर्क बाहर जाएगा। T2 की वैल्यू है बेटा 250 केल्विन। अगर ये कारनॉट है तो एफिशिएंसी ऑफ कारनॉट कितना? 1 माइनस T2/T1 है ना, 1 माइनस T2/T1। T2 कितना? 250, T1 कितना? 500। कितना आ जाएगा बेटा ये? 500 माइनस 250 यानी कि 250 अपॉन 500, ये आ जाएगा आपका 50%। 1/2 हो जाएगा ना ये, 1/2 यानी कि 0.5, 50% एफिशिएंसी है कारनॉट की। ठीक है, अब एक इन्वेंटर आता है, इन्वेंटर है ना, एक इन्वेंटर आता है और वो बोलता है आके कि ये इंजन मैंने बनाया। ठीक है, इन्वेंटर क्लेम्स कि ये इंजन मैंने बनाया। क्या बनाया? वो इन दो टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में काम करता है और यहां से लेता है मान लो 600 जूल। यहां से कितना लेता है बेटा? 600 जूल। 600 जूल की एनर्जी अंदर लेता है। ठीक है, वर्क करता है 400 जूल। तो कितना रिजेक्ट करेगा बच्चों? 600 लिया, 400 का वर्क किया, कितना बचा? 200। 200 यहां पे रिजेक्ट कर देता है, 200 जूल यहां पे रिजेक्ट कर देता है। बताओ इन्वेंटर का क्लेम ट्रू है कि फॉल्स है? देखो कैसे पता करोगे। अगर रियल एफिशिएंसी निकाली जाए तो वर्क डन अपॉन Q1, यही होता है ना, W/Q1 पढ़ाया था ना मैंने आपको, W/Q1। तो W हो गया 400, Q1 हो गया 600। ये आ जाएगा आपका 4/6 यानी कि 2/3। 2/3 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 66.66%। यानी कि ये महाशय कह रहे हैं कि इस टेम्परेचर लिमिट में कारनॉट 50% देता है लेकिन मेरा इंजन 66% देता है। तो ये महाशय झूठ बोल रहे हैं। दिस इज अ फॉल्स क्लेम, क्योंकि गिवन टेम्परेचर लिमिट में कारनॉट से ज़्यादा एफिशिएंसी कोई और नहीं दे सकता। अगर कारनॉट 50 दे रहा है ना तो बाकी साइकिल्स 40 दे देंगे तो बहुत बड़ी बात है, 30 दे देंगे, 20 दे देंगे, लेकिन 50 से कम देंगे, 50 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ये बोल रहा है 50 से ज़्यादा है, तो दिस क्लेम इज़ अ फॉल्स क्लेम। ये झूठ बोल रहा है, ये साइकिल पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, दिस साइकिल इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि जो क्लेम किया गया है वो सच है या झूठ है। डन? यस। चलिए अब बेटा लास्ट टॉपिक अपना आज के क्लास का ये हो गया, एफिशिएंसी वगैरह, कारनॉट साइकिल हो गया है ना। अब पढ़ेंगे हम लोग रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। देखो यार, रेफ्रिजरेटर या हीट पंप के केस में क्या होता है ना, इसमें उल्टा हो जाता है। देखो क्या उल्टा हो जाता है, मैं समझाता हूँ। मान लो ये T2 है, ये T1 है, ठीक, ये लो टेम्परेचर है और ये हाई टेम्परेचर है। बहुत बढ़िया सर, लो टेम्परेचर नीचे है, हाई टेम्परेचर ऊपर है। रेफ्रिजरेटर या फिर हीट पंप में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? लो टेम्परेचर से हीट उठाओ और हाई टेम्परेचर को दे दो। यही तो करता है रेफ्रिजरेटर। अगर आप देखेंगे तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो सामान आपने रखा हुआ है, वेजिटेबल्स वगैरह, मान लो यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स रखी हुई है, तो उस वेजिटेबल से हीट को निकाल लेता है। वो उस वेजिटेबल से हीट को निकाल लेता है और बाहर निकाल के सराउंडिंग में फेंक देता है। आप देखना रेफ्रिजरेटर के पीछे का हिस्सा हमेशा गर्म मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ से वो हीट को बाहर निकाल के फेंक रहा है। तो अंदर जो वेजिटेबल रखा हुआ है, केक रखा हुआ है, पेस्ट्री रखा हुआ है, भूख तो नहीं लग गई सुन के? तो अंदर जो भी सामान रखा हुआ है ना, उससे हीट बाहर निकालेगा और बाहर फेंक देगा। तो ये देखो, यहाँ से हीट बाहर निकाला, Q2 हीट को बाहर निकाला और बाहर फेंक दिया। क्लॉसियस स्टेटमेंट कहता है कि ये चीज़ बिना इनपुट वर्क के पॉसिबल नहीं है, यानी कि वर्क का इनपुट देना ही पड़ेगा, वर्क का इनपुट देना ही पड़ेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो बेटा कि मान लो ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे पानी चढ़ाना है, तो अपने आप तो हो नहीं जाएगा, पंप लगाना पड़ता है ना, मोटर लगाना पड़ता है। मोटर लगा के ही तो आप नीचे से ऊपर भेजेंगे हीट को। तो वो मोटर क्या कर रहा है? वर्क इनपुट दे रहा है। यहाँ पे भी
वर्क इनपुट जरूरी है। क्लॉसियस स्टेटमेंट कहता है यू कैन नॉट सिंपली टेक द हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर टू हायर टेम्परेचर रिजर्वायर विदाउट एनी वर्क इनपुट, यू विल रिक्वायर वर्क इनपुट। ठीक है, आपको वर्क इनपुट की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहां पे भी देखोगे ना तो Q1 माइनस Q2 बराबर W, और यहां पे हम लोग बेटा डिफाइन करते हैं COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। यहां पे एफिशिएंसी डिफाइन नहीं करते हैं, यहां पे क्या डिफाइन करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है भाई, डिजायर्ड इफेक्ट, कूलिंग इज द डिजायर्ड इफेक्ट। अगर रेफ्रिजरेटर है मान लो आप रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हो तो कूलिंग इज द डिजायर्ड इफेक्ट। कूलिंग कौन कर रहा है, ये Q2 कूलिंग कर रहा है ना, यहां से हीट निकलेगा तभी तो ये कूल होगा, हीट निकलेगा तो कूल होगा, तो Q2 विल बी द डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट इज W, है ना। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज कॉल्ड Q2 बाई W। W को आप लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2, लिख सकते हैं ना W को Q1 माइनस Q2। और अगर यहीं पे ये कारनॉट हुआ बच्चों, अगर यही कारनॉट हुआ तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर व्हाट पता है, T2 अपॉन T1 माइनस T2। Q हटाओ T लगाओ, Q हटाओ T लगाओ, तो ये कारनॉट का बन जाता है ना। आपको बस Q हटाना है और वहां पे T लगा देना है, तो ये कारनॉट का COP बन जाता है। डन, कारनॉट के लिए Q हटाइए T लगाइए, डन एंड डस्टेड। ये था रेफ्रिजरेटर का COP। अब एक चीज होती है जिसका नाम है बेटा हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप। देखो हीट पंप का काम क्या है, COP तो वही है ना, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब आप देखो यहां से तो आप हीट निकाल रहे हो, है ना, ये तो कूल हो रहा है, बट ये हीट आप कहीं ना कहीं तो फेंक रहे हो ना, तो वो हीटेड हो रहा है। आप अगर AC देखेंगे, स्प्लिट AC, उसमें एक इंडोर यूनिट होता है, अंदर लगा होता है जो, तो इंडोर यूनिट तो कूल करता है, इंडोर यूनिट जो है कूल करता है, बट एक आउटडोर यूनिट होता है AC का, उसमें से एकदम गरम गरम हवा आती है, देखा होगा आपने कभी, है ना, एकदम गरम गरम हवा आती है। तो मान लो तुमको तुम्हारे पड़ोसी से किसी बात का बदला लेना है, कभी लड़ाई हो गई, तुमको अपने पड़ोसी से किसी बात का बदला लेना है, तो तुम क्या करोगे, लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना करोगे, स्मार्ट हो, फिजिक्स पढ़ रखी है। जो अपने AC का आउटडोर यूनिट है ना, गर्मी के दिनों में, मस्त गर्मी के दिनों में AC का आउटडोर यूनिट उसके खिड़की के पास ऐसे रख दो, तो AC का आउटडोर यूनिट गर्म हवा निकालता है, उसका घर और गर्म हो जाएगा, हालत खराब। तो आप हीट पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर थोड़ी ना है वो, तो हीट पंप है, हीट फेंक रहा है, हीट फेंक रहा है। तो हीट पंप का डिजायर्ड इफेक्ट होता है हीटिंग, यानी कि Q1। डिजायर्ड इफेक्ट होता है बेटा हीटिंग, यानी कि Q1। तो COP ऑफ हीट पंप इज गिवन बाय Q1 बाई W। समझ रहे हो, Q1 इज द डिजायर्ड इफेक्ट बेटा, Q1 बाई W हो जाता है COP ऑफ हीट पंप। तो COP ऑफ हीट पंप का फॉर्मूला और क्या हो जाएगा बेटा, Q1 बाई W को लिख सकते हैं Q1 बाई Q2। और अगर यहीं पे कारनॉट हुआ, है ना, कारनॉट हीट पंप हुआ, तो COP ऑफ हीट पंप बराबर व्हाट, T1 बाई T1 माइनस T2, है ना। T लगा दो, Q के जगह पे आप T लगा दो, तो आपका COP ऑफ हीट पंप बन जाएगा। ठीक है, अब लास्ट के बस 2 पॉइंट्स, उसके बाद ये सेशन एंड। लास्ट के 2 पॉइंट्स देखिए क्या क्या है, बहुत सिंपल है। आप एक बार COP ऑफ हीट पंप को देखो, क्या है सर, Q1 बाई W, है ना, Q1 बाई W। और बेटा एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन देखो तो क्या है, जो पढ़ाया था अभी आपको, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन W बाई Q1। उल्टा है क्या एक दूसरे के, हाँ एक दूसरे के एकदम उल्टे हैं ना, एकदम उल्टे हैं सर, एकदम रेसिप्रोकल है। तो कहने का मतलब COP ऑफ हीट पंप जो कि है Q1 बाई W, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन जो कि है W बाई Q1, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। यानी कि COP ऑफ हीट पंप
बराबर 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन होता है। ये आपको याद रखना है। COP ऑफ हीट पंप बराबर 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो एक बार क्वेश्चन ये आया था कि मान लीजिए COP ऑफ हीट पंप 4 है, तो बताइए सेम टेम्परेचर लिमिट पे अगर एक इंजन लगा दिया जाए तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कितना होगा? 1/4 इंटू 100 कर दोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी 25%। समझ रहे हो बेटा? जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा, ठीक है, जस्ट उल्टा, रेसिप्रोकल। तो COP हीट पंप बराबर 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। एक और चीज, लास्ट चीज, COP हीट पंप है Q1/W, COP रेफ्रिजरेटर है Q2/W। दोनों को घटाओ, दोनों को माइनस करो। देखो COP ऑफ हीट पंप है Q1/W, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर है बेटा Q2/W। दोनों को जरा माइनस करो, COP हीट पंप माइनस COP रेफ्रिजरेटर, देखो कितना आता है। तो Q1/W माइनस Q2/W, W इज द LCM, ऊपर आएगा Q1 माइनस Q2, है ना। W इज द LCM, ऊपर आएगा Q1 माइनस Q2। और यार Q1 माइनस Q2 खुद भी W होता है, अभी पढ़ाया मैंने आपको, है ना। ये जो Q1 माइनस Q2 है खुद W होता है वो, तो ऊपर भी W आ जाएगा, नीचे भी W आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1। तो यानी कि COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर 1 होता है। COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर 1 होता है, या फिर आप कह लो COP ऑफ हीट पंप बराबर 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो अगर रेफ्रिजरेटर का COP 3 है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मान लो 3 है रेफ्रिजरेटर का, तो हीट पंप का COP कितना होगा? 4, है ना, 1 ज़्यादा होता है। हीट पंप का COP 1 ज़्यादा होता है। इन सभी चीज़ों पे आपको सुबह 8 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा, तो तैयार रहिएगा प्रैक्टिस सेशन के लिए। आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, ठीक है। तो यहाँ पे होता है बच्चों ये चैप्टर का दी एंड। कमेंट में लिख दीजिएगा थ्योरी चैलेंज कंप्लीटेड, है ना। कंप्लीट थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी है बेटा, इस चैप्टर की थ्योरी खत्म हो चुका है। प्रैक्टिस आपको करवा देंगे 8 बजे वाली क्लास में, और फिर ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सारांश बैच, रिवॉल्यूशनरी बैच आ गया है आपके लिए सिर्फ 2999 में, यानी कि 3000 रुपये में। और इसमें भी आप जब GG लाइफ कोड लगाओगे ना तो 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इतने में, बस इतने सस्ते में आपको एक कोर्स मिल रहा है, क्वालिटी कोर्स, जहाँ पे अमेजिंग टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने वाला है। जब तक आपका नीट हो नहीं जाता है तब तक आपको उसकी वैलिडिटी रहेगी, है ना। वैसे 6 महीने है, बट जब तक नीट नहीं हो जाता है, अगर मान लो गलती से नीट पोस्टपोन हुआ तो आपको नीट तक आपको उसकी वैलिडिटी रहेगी। अपनी पेस पे लर्निंग करिए, अमेजिंग लेक्चर नोट्स बनाइए और असाइनमेंट्स लीजिए, और एक्सेस रिकॉर्डेड क्लासेस बाय इंडिया टॉप एजुकेटर्स, ठीक है। तो सारांश कोर्स को, बैच को ज्वाइन करिए बेटा, और बढ़िया प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए एट वेरी लो कॉस्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, बाय।